तो इसमें मैंने क्या बताया आपको, जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वो है -2.18 10⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, किस में आएगी ये, जूल में। ये किसकी एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है। लेकिन अगर वो जंप कर रहा है, तो जंप करेगा तो या तो एनर्जी लेगा या तो देगा, या तो एनर्जी लेगा या तो देगा। ध्यान देना, इधर देखना, ऊपर से नीचे आ रहा है तो एनर्जी छोड़ता हुआ आएगा, और नीचे से ऊपर जा रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ऊपर से नीचे आ रहा है, आप ऊपर से नीचे कूदते हो तो अपने आप कूदते हो ना, तो इस वाले केस में होगा एनर्जी क्या होगी, रिलीज। तो इस केस में क्या होगा, जब आप नीचे से ऊपर जाओगे तो आपको एनर्जी चाहिए, और जो एनर्जी चाहिए तो आप क्या करोगे, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करोगे। चाहे आप एनर्जी रिलीज करो चाहे एब्जॉर्ब करो, फॉर्मूला क्या रहेगा, -2.18 10⁻18 1/n1 का स्क्वायर 1/n2 का स्क्वायर। n1 क्या है, स्मॉलर नंबर, n2 क्या है, लार्जर नंबर। जैसे यहाँ पे स्मॉलर नंबर आएगा 2 और लार्जर नंबर आएगा 5, तो यहाँ पे 2 रख दो, यहाँ पे 5 रख दो। अब पता कैसे चलेगा एब्जॉर्ब हो रहा है या रिलीज हो रहा है, अगर 5 से 2 आ रहा है, 5 से 2 आ रहा है तो रिलीज होगा, और 2 से 5 जा रहा है तो एब्जॉर्ब होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द 1 मोल ऑफ, अच्छा ये सवाल गलत आ गया, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ऑफ द फोटॉन्स। क्वेश्चन पे ध्यान दो, बोला फोटॉन्स एमिटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, ट्रांजिशन भी बोलते हैं इसको, ट्रांजिशन फ्रॉम 5 to 1, 5 to 2, कहां से आ रहा है, 5 से 2 पे आ रहा है। जब 5 से 2 पे आ रहा है एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। n1 5 आएगा नहीं आएगा भी बताता हूं, सुनो। वो कह रहा है वो 5 से 2 में जा रहा है, मतलब कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और वो यहां पर है, और वो कहां जा रहा है, 2 पे। तो 5 से कहां आ रहा है, 2 पे। अब जब 5 से 2 पे आ रहा है तो एनर्जी क्या होगी, क्या होगा बोलो, रिलीज, एनर्जी रिलीज होगी ना, एनर्जी। तो एनर्जी ऐसे रिलीज होगी, ऐसे। तो जब एनर्जी रिलीज होती है तो एनर्जी के अंदर क्या होते हैं, फोटोन। एनर्जी के अंदर क्या होते हैं, एनर्जी हवा में रिलीज नहीं होती, एनर्जी के लिए भी कोई मीडियम चाहिए होता है, और वो मीडियम कौन होते हैं, फोटोन। अगर मैं एक बॉल लेके या एक बंदूक लेके बुलेट को पिस्तौल से फायर करूं, जिसके लगेगी वो घायल हो जाएगा, मतलब मैंने एनर्जी उसको दे दी, उसके एनर्जी लगी, वो घायल हो गया। तो एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए कोई मीडियम तो चाहिए ना, कि मैंने मन में सोचा और उसकी चोट लग गई, ऐसे थोड़ी ना होगा। होगा ऐसा, मन में सोच लिया कुछ और उसके पेट में घाव हो गया, मुझे कोई चीज चाहिए, ऑब्जेक्ट, मैं फेंक के मारूंगा, उसके लग जाएगी, मतलब एनर्जी को क्या किया, ट्रांसफर किया। एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, तो एनर्जी निकल रही है। आप बोलोगे सर हीट में तो कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, आप गलत सोच रहे हो। हीट में भी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिसको हम कहते हैं फोटोन। कभी आप आग जल रही है, उसके ऊपर हाथ रखो ऐसे, तो आपको लगेगा उसमें से कुछ कुछ पार्टिकल निकल रहे हैं। दिए दिए को ऊपर रख दो, मोमबत्ती के ऊपर, कालिक जमा हो जाती है, ब्लैक ब्लैक धुआं, धुएं के अंदर तो कुछ पार्टिकल होते ही हैं। आप बोलोगे सर सूरज है, सूरज से जो हीट आ रही है वो हमारे तक पहुंच रही है, सूरज में से क्या कोई पार्टिकल निकल रहे हैं, तो आंसर है हाँ निकल रहे हैं। वो पार्टिकल इतने छोटे आपको दिखाई नहीं देंगे, उन पार्टिकल का नाम है फोटोन। बहुत छोटे हैं पार्टिकल। वो किससे टकराते हैं, वो इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं। इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिमूव हो जाता है।
अगर वो पार्टिकल टकराएंगे नहीं तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा? मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह चक्कर लगाता है तो एनर्जी क्रिएट होती है। वो एनर्जी किस फॉर्म में क्रिएट होती है? फोटॉन्स के फॉर्म में। आ रही है बात समझ में? तो इसकी एनर्जी कैसे निकालेंगे? जब एक जगह से दूसरी जगह चक्कर लगा रहा है तो इसकी एनर्जी कैसे निकालेंगे? इसकी एनर्जी होगी माइनस, भूल जाओ अभी आप, 2.18 10 की पावर -18 जेड स्क्वायर अपॉन में 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, मतलब n1 का स्क्वायर माइनस n2 का। आप n1 किसे मानोगे? n1 मान लो स्मॉल वाले को। n1 की वैल्यू कितनी आएगी? 2। n2 की वैल्यू कितनी आएगी? 5। n1 की वैल्यू कितनी आएगी? 2। n2 की वैल्यू कितनी आएगी? 5। कहाँ से आ रहा है? 5 से 2 आ रहा है, तो एनर्जी रिलीज हो रही है। जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी नेगेटिव मानी जाती है, और जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो एनर्जी पॉजिटिव मानी जाती है। तो आपको अपनी तरफ से साइन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर रिलीज होगा तो नेगेटिव आ जाएगा और एब्जॉर्ब हो रहा है तो पॉजिटिव। ये मत सोचो मैं कहाँ पे क्या रखूं। हमेशा n1 को, छोटी वाली संख्या को n1 मानो, बड़ी वाली को n2 मानो। पॉजिटिव नेगेटिव की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर हायर से लोअर आ रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी, और लोअर से हायर जा रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, रिलीज वाला नेगेटिव, एब्जॉर्ब वाला पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव एनर्जी आएगी। नेगेटिव का मतलब बस इतना है कि वो रिलीज हो रही है। नेगेटिव का मतलब बस इतना है। अब जो एनर्जी की कोई भी वैल्यू आ गई, वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? फोटॉन्स में। किसमें? फोटॉन्स में। और फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? फोटोन की फ्रीक्वेंसी आएगी E अपॉन एच। ई की वैल्यू निकल गई, एच की वैल्यू पता है कितनी होती है? 6.626 10 की पावर -34। हाँ, 34 रख दोगे। एच की वैल्यू तो पता है ना, प्लांक कांस्टेंट। अब बोल रहे लैम्डा निकालो, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? सी बाई, सी की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10 की पावर -8 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें दिक्कत क्या है इस सवाल में? बोल रहे एनर्जी निकालो, वेवलेंथ निकालो, फ्रीक्वेंसी निकालो। जब एक इलेक्ट्रॉन 5वें नंबर से दूसरे नंबर में जा रहा है, 5वीं सेल से दूसरी सेल में जा रहा है, तो क्या मैंने आपको ये नहीं बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो एनर्जी कितनी निकलती है? तो उसका फॉर्मूला ये है, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है, क्या करता है? जंप, तो जंपिंग में एनर्जी निकलती है। आप बोलोगे सर तीसरे से 7वें में जा रहा है तो, अरे आप 3 यहाँ रखो, 7 यहाँ रखो। आप बोलोगे सर 5 से 10 में जा रहा है तो 5 यहाँ रखो, 10 यहाँ रखो। 5 से 10 जा रहा है तो कूद रहा है वो, तो एब्जॉर्ब एनर्जी होगी। और 10 से 5 आ रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी, बात ही खत्म। लेकिन आपको 5 यहाँ रखना है, 10 यहाँ रखना है, आप 10 5 मत रख देना। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, उसका रेडियस बताया था कल मैंने, बताया था कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका एक रेडियस होगा। उसका रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा? 52.9 पिकोमीटर n स्क्वायर अपॉन में जेड। जेड का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर। मान लीजिए बेरिलियम का 5वीं सेल है, बेरिलियम की 5वीं सेल का साइज क्या होगा? बेरिलियम की 5वीं सेल का साइज कितना होगा? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, एटॉमिक नंबर कितना बोलो? 4। और एन की वैल्यू दे ही रखी है तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 52.9 पिकोमीटर, एन की वैल्यू 5, 5वां सेल, और जेड की वैल्यू 4। इसको सॉल्व कर लो, रेडियस आ गया। अब इससे इजी सवाल क्या हो सकता है? अगला सवाल क्या कह रहा है? कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द हीलियम फर्स्ट ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट? फर्स्ट ऑर्बिट। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है हीलियम दे रखा है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। एन की, जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2। फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, एन की वैल्यू 1। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? एनर्जी एंड रेडियस। जब इलेक्ट्रॉन जंप रिवॉल्व कर रहा है तो एनर्जी कितनी आएगी? जंप बेटा रिवॉल्व कर रहा है, एनर्जी कितनी आएगी? नहीं पता? कितनी? -2.18।
10⁻⁻18 जेड का स्क्वायर एन का स्क्वायर। जेड की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू 1 है, खत्म बात। जो भी आंसर आएगा जूल में आएगा। बोलो नहीं आया समझ में? आ गया नहीं आ गया? क्या है ये? एनर्जी। बोलो रेडियस निकालो। रेडियस का ये फॉर्मूला लगाओ, एन की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 2, खत्म बात। इन सवाल में है क्या ऐसा? आप कह रहे हो सर समझ में नहीं आ रहे हमारे, ऐसे कैसे नहीं आ रहे समझ में? समझ में आया या नहीं आया? फॉर्मूले नोट करना घर पे, वीडियो से देख के। अगला सुनो, अगली बात। डी ब्रोगली का नाम सुना है कभी आपने? नहीं सुना है, अभी तो बच्चे हो तुम, कहाँ से सुना होगा? सुना है? कब सुना है? कब सुना है? कोई हैप्पी बर्थडे बोल रहा है आपको? मम्मा कह रही है आ जाओ, बोलो ट्यूशन में हो। सुना है आपने? कब सुना है डी ब्रोगली? अभी सुना है? आकाश स्कूल में सुना दिया? तुमने सुना है? क्या सुना है डी ब्रोगली के बारे में? अरे क्या करा है डी ब्रोगली ने? कुछ तो बोला होगा। क्या बोला है डी ब्रोगली ने? कुछ तो बोला होगा। अच्छा न्यूटन ने क्या बोला है? न्यूटन ने कुछ बोला है? सेनोरिटा न्यूटन ने क्या कहा है? नहीं पता साइंटिस्ट के बारे में न्यूटन ने क्या कहा है? क्या कहा भाई न्यूटन ने? ग्रेविटी की खोज करी है और 3 लॉ दिए हैं, लॉ ऑफ मोशन दिए हैं। हाँ, तो ये बोलो ना लॉ ऑफ मोशन दिए हैं। और डी ब्रोगली ने क्या कहा है? कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा। क्या दिया है? डी ब्रोगली ने कहा है कि जो भी पार्टिकल मूव करता है, क्या बोला? जो भी पार्टिकल मूव करता है, मूव करते समय, मूव करते समय वो वेव की फॉर्म में जाता है। किसकी फॉर्म में? वेव की फॉर्म में। तुम भी तो ऐसे ऐसे घूमते हुए जाते हो। बोल दो 10 मिनट में आ गए। पार्टी हो रही है? मैं भी चल रहा हूँ, मैं भी चल रहा हूँ। डी ब्रोगली, डी ब्रोगली ने कहा था एवरी मूविंग पार्टिकल, कोई भी चलता हुआ पार्टिकल हैज सम वेवलेंथ। उसकी क्या होती है? कुछ वेवलेंथ होती है ना? मैं तो रास्ते से जा रहा था। जो रास्ते से जाएगा वो तो सीधा नहीं जाएगा, वो भेलपूरी खा रहा था। तो भेलपूरी खाने के लिए इधर उधर तो जाएगा ही, है ना? और उसको मिर्ची भी लगेगी तो पानी भी पिएगा, है ना? तो कोई भी पार्टिकल सीधा नहीं जाएगा, थोड़ा थोड़ा वेव के फॉर्म में जाएगा। मतलब हर एक मूविंग पार्टिकल के पास एक वेव नेचर होता है। तुम भी सीधे जाते हो क्या? तुम भी ऐसे ऐसे ऐसे? अरे हाथ ऐसे थोड़ी ना, तुम कोई पी के थोड़ी ना ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे थोड़ा चलता है। हाथ आगे पीछे, आगे पीछे, वेव के फॉर्म में जाते हो। पंखा अगर आप देखोगे ना, जो पंखा चल रहा है थोड़ा सा वाइब्रेशन कर रहा है, थोड़ा थोड़ा, एक 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 प्लेन में नहीं घूम रहा, थोड़ा ऊपर हो रहा है, थोड़ा नीचे हो रहा है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। ना यकीन हो तो ऊपर चढ़ के देख लेना। कोई बुलेट चला रहा है तो बुलेट कैसे कैसे थर थर ऐसे ऐसे कांपती रहती है, होता है नहीं? मोटर चलती है वो भी वाइब्रेशन करती रहती है। मूविंग पार्टिकल हमेशा वाइब्रेट करते हैं। आप इनको, मूविंग पार्टिकल को एक पर्टिकुलर लाइन में नहीं चला सकते। ऐसा थोड़ी ना पंखा चल रहा है लेकिन पता ही नहीं चल रहा कि चल रहा है। चल रहा है ना तो थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होगा।
इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है? नहीं, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे। बल्कि ऐसा हमारे अर्थ के बारे में भी कहा जाता है कि हमारी अर्थ एकदम गोल चक्कर नहीं लगा रही है, बल्कि थोड़ा सा अंडाकार, एलिप्टिकल, कभी पास कभी दूर। अगर पास और दूर नहीं होती अर्थ तो ना तो सर्दी आती ना गर्मी आती हमारे अर्थ पे। समझ रहे हो? अभी गर्मी चल रही है क्योंकि अर्थ सूरज के पास है, फिर सर्दी आएगी, दूर चली जाएगी। अगर एक सर्कल में घूमती रहती ना तो हमेशा एक ही जैसा मौसम रहता अर्थ पे, कितना बेकार रहता। अभी कैसा मौसम है? कभी दूर कभी पास। 100 बात की एक बात, डी ब्रोगली ने कहा कि हर एक पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो कैसे फॉर्म में जा रहा है? वेव फॉर्म में। और उसकी वेव की वेवलेंथ कैसे निकलेगी? एच अपॉन एम बी। क्या बोला मैंने? एच का मतलब प्लांक कांस्टेंट, एम का मतलब मास। मास जितना ज्यादा वेवलेंथ उतनी कम, और मास जितना कम वेवलेंथ उतनी ज्यादा। पता है क्यों? भारी पार्टिकल है तो भारी पार्टिकल ज्यादा हिल नहीं पाएगा, भारी पार्टिकल ज्यादा हिल नहीं पाएगा। और मास कम होगा, हल्का पार्टिकल होगा, वो बहुत जल्दी जल्दी भिन्न बनाएगा, बहुत जल्दी जल्दी इधर उधर जाएगा। और वेलोसिटी जितनी ज्यादा वेवलेंथ कम, और वेलोसिटी जितनी कम वेवलेंथ उतनी ज्यादा। बात समझ में आ रही है? तो मास किसका कम होता है? इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, इसलिए उनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है। आप बोलोगे सर मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो क्रिकेट में बॉल डालते हैं ना तो बॉल भी थोड़ी थोड़ी हिलती है, बॉल सीधी नहीं जाती, कभी इधर मुड़ जाती है, कभी इधर मुड़ जाती है। फुटबॉल का एग्जांपल ले लो, फुटबॉल कभी इधर जाती है कभी इधर जाती है। कभी देखा करो ये स्पोर्ट्स, टेनिस देख लो, बैडमिंटन देख लो, ये जिधर मारते हैं उधर थोड़ी नहीं जाती है, ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाती है। क्या खेलते हो, बैडमिंटन या फुटबॉल? तो खेला है कभी कभी, जहाँ आपको लग रहा है बॉल आ रही है वो इधर मुड़ जाती है, शटल कॉक जो है इधर हो जाती है, इधर हो जाती है। मतलब कि क्या है, मास जितना हल्का होगा ना उतना ज्यादा वो डेविएट करेगी। हल्की चीज डेविएट करती है, भारी नहीं। पत्थर मारूं आपके लगेगा आपके ही, कागज फेंक के मारूं वो इधर निकल जाएगा। समझ रहे हो? एक कागज है, कागज, कागज में फूंक मारो फड़फड़ा रहा है, ये देखो कागज क्या है, देखो ये है ना, कितने देखो ऐसे देखो फड़फड़ा रहा है क्या नहीं अपने आप ही। जितना मास कम होगा वो क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा, करेगा बेटा। इसको कहते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। कौन सी? डी ब्रोगली वेवलेंथ। बात समझ में आ गया? फॉर्मूला समझ में आया नहीं आया? एक और चीज समझ लो, एक और भाई साहब थे जिनका नाम था हाइजनबर्ग। कौन सा? हाइजनबर्ग ने पता क्या कहा? हाइजनबर्ग ने कहा कोई भी पार्टिकल जब मूव करता है तो उसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो होती है उसकी पोजीशन और एक होती है उसकी मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, और एक्स का मतलब पोजीशन। तो कभी भी हम पोजीशन और मोमेंटम के बारे में नहीं बता सकते एग्जैक्टली। इंग्लिश में कहा जाए तो इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम प्रिसाइजली, एक्यूरेटली, एग्जैक्टली। कभी भी हम किसी की मोमेंटम और पोजीशन एक एग्जैक्ट, मोमेंटम ये रहा, पोजीशन ये रहा, कुछ ना कुछ उसमें कमी रहेगी। और वो कमी कितनी रहेगी? एच अपॉन 4 पाई से ज्यादा ही रहेगी। ये कमी है, कमी। मैं आपको ये बोलूं कि आपको कोई काम करना है तो आप बोलोगे ठीक है सर मैं कर लूंगा। हाँ जी, इधर देखो, आप बोलोगे सर मैं कर लूंगा, लेकिन फिर भी उस काम में कोई ना कोई तो कमी रह जाएगी। आ रही है बात समझ में? जैसे मैं कहूँ एक लाइन खींचो, अब लाइन तो खींची है, लेकिन इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि लाइन एकदम सीधी हो? टेढ़ी जा रही है थोड़ी सी। मतलब कि ये लाइन एकदम सीधी इधर जानी चाहिए थी,
लेकिन जा कर रही है नीचे। तो ये जो चेंज आया इसको हम बोलेंगे पोजीशन में डिफरेंस, जो कि डिफरेंस जीरो से बड़ा है छोटा है, जीरो से बड़ा है डिफरेंस। अगर जीरो होता है इसका मतलब पूरा एग्जैक्ट, तो कोई डिफरेंस जीरो से बड़ा आ गया, ऐसे मोमेंटम भी जीरो से बड़ा आएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट है वो जीरो से बड़ा आएगा। कितना बड़ा आएगा? h/4 से बड़ा, मतलब जीरो कभी नहीं आ सकता। जीरो आ गया मतलब हर चीज एक्यूरेट है, लेकिन जीरो से बड़ा आ रहा है मतलब कहीं ना कुछ एरर है। क्या है? एरर। अब एक सवाल करा देता हूं, ध्यान से सुनना। सवाल क्या है? ध्यान से सुनना। सवाल ये है कि एक गोल्फ की बॉल है जिसका मास है 40 ग्राम। गोल्फ की बॉल है 40 ग्राम, उसकी स्पीड है 45। स्पीड दे रखी है, मास दे रखा है। क्या क्या दे रखा है? स्पीड और मास। स्पीड और मास दे रखा है तो वैल्यू मोमेंटम निकल जाएगा। हाँ जी, इधर देख लो बेटा, 5 मिनट ध्यान यहाँ दे दो, फिर घर चले जाना। मास कितना दे रखा है? 40 ग्राम। और वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 45। मोमेंटम कितना आएगा? मोमेंटम कितना आएगा? मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है? 0.04। वेलोसिटी कितनी है? 45। इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%। वेलोसिटी में कितनी एक्यूरेसी है? 2%, मतलब 2/100। यानी कितना आएगा? 90/100। तो वेलोसिटी कितनी है बेटा? 90/100। तो यहाँ पे वेलोसिटी की जगह कितना लिखेंगे? 90/100। अब बोल रहा है व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। आपको क्या बताना है? पोजीशन। फॉर्मूला क्या लगेगा? इधर देखो, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा पी बराबर या बड़ा होगा h/4 से। एक्स की वैल्यू हमें नहीं पता, निकालनी है। मोमेंटम कितना आ गया? ये आ गया ना, 0.04 मल्टीप्लाई 90/100, और ये बड़ा आएगा आंसर h/4 से। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? डेल्टा एक्स की। ये जो आंसर है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो फिर एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। और एक्स की वैल्यू कितनी निकली इसमें? एक्स की वैल्यू आई है 1.4 10⁻³ मतलब ये आंसर इतना छोटा है कि आपको अपनी जिंदगी में कभी पता ही नहीं चलेगा कि उसमें कुछ अनसर्टेनिटी है भी कि नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जितना ज्यादा मास होगा वेवलेंथ उतनी कम होगी, और वेवलेंथ जितनी कम होगी आपको डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा। मतलब आपने बॉल फेंकी तो बॉल हिल रही है, लेकिन आपको इन आंखों से वो हिलती हुई बॉल नहीं दिखेगी। आपको लगेगा सीधी तो जा रही है, लेकिन छोटे लेवल पर बॉल ऐसे नहीं जा रही, वो थोड़ी थोड़ी हिल रही है। और कितनी हिल रही है देख लो, और ये डिफरेंस आप इन आंखों से नहीं देख सकते। 1 सेंटीमीटर का भी डिफरेंस आ जाए ना, वो आप देख नहीं सकते। और ये कितना है? 10⁻³ मतलब कि जो हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल है ये हमेशा स्मॉल ऑब्जेक्ट पर एप्लीकेबल होता है। कौन से ऑब्जेक्ट पे? स्मॉल। बॉल पे भी लागू नहीं होता। स्मॉल ऑब्जेक्ट क्या होता है फिर? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस, हाइड्रोजन, छोटे छोटे, उन पे एप्लीकेबल है, क्योंकि उनका मास कम होता है तो वेवलेंथ बड़ी आती है। लेकिन अगर आप बोलोगे सर मैं तो क्रिकेट बॉल की वेवलेंथ निकालूंगा, तो क्रिकेट बॉल की वेवलेंथ कितनी आएगी? बहुत कम, आपको पता ही नहीं चलेगा। आ रही बात समझ में? क्रिकेट बॉल की वेलोसिटी भी होती है, उसकी मास भी होती है। बॉल फेंका, 100 की स्पीड आ गई, उसका मास आ गया मान लो 100 ग्राम, तो 100 ग्राम और वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करो और एच को इससे डिवाइड कर दो, वेवलेंथ निकलेगी। कितनी निकलेगी? बहुत ही कम निकलेगी, इतनी कम कि आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। 10⁻−20 निकलेगी। और 10⁻−20 कितना होता है? एक बाल तोड़ो, उस बाल के अंदर 1 बिलियन वेवलेंथ आएंगी। तुम बाल ही नहीं देख पाओगे तो 1 बिलियन वेवलेंथ कैसे देखोगे उसके अंदर? कुछ समझ में आया? तो बड़े ऑब्जेक्ट का वेवलेंथ नहीं निकालते हम, किसका निकालते हैं? स्मॉल ऑब्जेक्ट का। और ये कौन सा क्वेश्चन है? बुक में चेक कर लो, बुक में मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 2.15। निशान लगा लो, 2.12, 2.13, 14, 15, 16, यानी कि
और पुराने सवाल भी करना, 10 से लेके 16 तक करना, ठीक है, 10 से लेके 16 तक कल करके लाना है, नहीं आए तो मुझसे पूछना, ठीक है।